विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज करेंगे अपना नामांकन दाखिल। और नामांकन से पहले बड़ी जानकारी आपको दे दें कि विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसके लिए वक्त बताया जा रहा है दोपहर 12:15 का। नॉमिनेशन करेंगे यशवंत सिन्हा दोपहर 12:30 बजे, लेकिन उससे पहले बैठक होनी है और दोपहर 1:10 पर विपक्षी पार्टियों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 11:30 बजे बैठक होगी, उसके बाद 12:15 बजे नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं यशवंत सिन्हा और उसके बाद 1:10 का वक्त है। विपक्षी पार्टियों के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यशवंत सिन्हा नजर आने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, नामांकन दाखिल करने वाले हैं, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। और आज की तारीख तय हुई थी, दोपहर 12:15 बजे का वक्त है जब नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे यशवंत सिन्हा। उनके साथ में कौन कौन मौजूद रहेगा इस पर लगातार नजर है। ये बड़ी जानकारी, पहले बैठक होनी है, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद एक पीसी भी करेंगे। बड़ी जानकारी है दिल्ली से, यशवंत सिन्हा के नामांकन में अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी है। थोड़ी देर में संसद भवन के लिए होंगे रवाना। जयंत चौधरी भी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे संसद भवन, ये कहा जा रहा है। दोपहर 12:15 बजे यशवंत सिन्हा नॉमिनेशन करेंगे, नामांकन करेंगे और दोपहर 1:10 पर विपक्षी नेताओं की विजय चौक पर एक पीसी भी होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव नामांकन में शामिल होंगे। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, कौन कौन मौजूद रहेगा नॉमिनेशन भरने के लिए जब जाएंगे, दाखिल करने के लिए जब नजर आएंगे यशवंत सिन्हा? अखिलेश यादव को लेकर जानकारी है कि वो पहुंचेंगे, इसके अलावा विपक्षी दलों के कौन कौन से नेता होंगे जो वहां पर मौजूद रहेंगे? अविनाश। देखिए दीपा, अगर बात करें तो कुल 17 दलों के नेता इस वक्त संसद भवन परिसर की ओर जा रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने आवास पंडारा पार्क से निकल के संसद भवन पहुंच चुके हैं। वहां पे वो तमाम सारे विपक्षी दलों के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी कुछ देर में संसद भवन परिसर में पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो तकरीबन 12:15 बजे करीब यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उसके पहले तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो अब संसद भवन परिसर में पहुंच रहे हैं। उनकी भी एक बैठक होगी कि किस तरीके से आगे चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और किस तरीके से तमाम सारे अन्य दलों से बहुमत जुटाना है, किन तरीके से अन्य दलों से भी तमाम सारे समर्थन लेने, तो इसको लेकर के भी बातचीत होगी। अखिलेश यादव फिलहाल अपने आवास से निकल के संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां पे मौजूद रहेंगे। और तमाम सारे जो अन्य दल हैं, खासतौर से अगर बात करें तो आरजेडी की ओर से मनोज झा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीपीआई, सीपीआईएम और इसके अलावा तमाम सारे अन्य राजनीतिक दल जो कि यूपीए के पार्ट हैं, उन्होंने भी अपने समर्थन का ऐलान किया है। तो तमाम सारे दलों के प्रतिनिधि वहां पे नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। कुल 17 ऐसी पार्टियां हैं जिनके प्रतिनिधि यशवंत सिन्हा के नामांकन पे मौजूद रहेंगे। और 12:15 बजे नामांकन करने के बाद अगर बात करें तो संसद भवन परिसर के अंदर ही गांधी मूर्ति पर, इसके अलावा अंबेडकर की मूर्ति पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे यशवंत सिन्हा। और उसके बाद 1:10 पर तमाम सारे विपक्षी दल के नेता संसद भवन परिसर से बाहर निकलकर आएंगे विजय चौक पर और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि किस तरीके से यशवंत सिन्हा आगे तमाम सारे अन्य दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे और किस तरीके से उन्होंने जो आज नॉमिनेशन दायर किया है वो क्या संदेश रहा है, किस तरीके से जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। तमाम सारी जानकारी साझा की जाएगी। चूंकि अगर बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी सामने है और जिस तरीके से तमाम सारे जो विपक्षी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, और अविनाश एक बैठक जो होनी थी विपक्षी दलों की, जो बैठक बताई जा रही थी कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले विपक्षी दलों की एक बैठक होगी, उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक को लेकर क्या जानकारी है अविनाश? जी बिल्कुल, तमाम सारे नेता पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे तकरीबन ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अगर बात करें तो तमाम सारे नेता चर्चा करेंगे किस तरीके से अन्य दलों से जो कि समर्थन अभी तक नहीं दिए हैं किसी को भी, ना एनडीए के ना यूपीए को, उनसे किस तरीके से बातचीत की जाए और उनसे किस तरीके से समर्थन प्राप्त किया जाए, इसको लेकर के एक विचार विमर्श होगा। इसके बाद फिर 12 बजे अगर बात करें तो तमाम सारे नेता जो वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का ऑफिस है वहाँ पे एकत्रित होंगे, क्योंकि नामांकन राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस में ही हो रहा है। तो वहाँ पे सब लोग एकत्रित होकर फिर 12:15 बजे नामांकन करने का कार्य करेंगे। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो गांधी मूर्ति और इसके अलावा अंबेडकर की मूर्ति पर संसद भवन परिसर के अंदर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और फिर 1 बजे तमाम सारे नेता संसद भवन परिसर से बाहर निकलकर विजय चौक पर आएंगे और 1:15 बजे करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। बिल्कुल ठीक है अविनाश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नजर रहेगी कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन वहां पर पहुंचता है, किस तरीके से नामांकन दाखिल करते हैं और उसके बाद पीसी जब होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही जाएंगी, इस पर भी लगातार नजर है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच में लखनऊ से बड़ी खबर है, पुलिस कमिश्नर ने कई अफसरों के तबादले किए हैं।
एस चिनप्पा बने डीसीपी पश्चिम और एडीसीपी पूर्वी सैयद कासिम को डीसीपी नॉर्थ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पुलिस कमिश्नर ने जो फेरबदल किए हैं, जो तबादले किए हैं, उसको लेकर पूरी सूची आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, एडीसीपी पूर्वी सैयद कासिम को डीसीपी नॉर्थ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह को डीसीपी पूर्वी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक को 112 का प्रभार दिया गया है। और इसके अलावा एसीपी अलीगंज अली अब्बास को एडीसीपी पूर्वी और पुलिस लाइन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अनिल यादव एडीसीपी नॉर्थ बनाए गए हैं। ये तमाम जानकारियां, ये बड़े नाम है। धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी बने एसीपी मोहनलालगंज। और अब बात करते हैं मथुरा में महामहिम। जी हाँ, महामहिम रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी के दर्शन किए और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। थोड़ी ही देर में खबर यह है कि बस कुछ ही देर में कृष्णा कुटीर पहुंचेंगे महामहिम और वहां पर जो महिलाएं रहती हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे महामहिम रामनाथ कोविंद। ये बड़ी जानकारी है, उनका मथुरा दौरा है। महामहिम रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी के दर्शन किए और नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और डिटेल्स के साथ। नितिन, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जरा बताएं, और किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं रामनाथ कोविंद के? देखिए, इस समय जो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन उन्होंने किए थे और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद महामहिम यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो पूरा जो काफिला है वो कृष्णा कुटीर पहुंच चुका है। कृष्णा कुटीर में जो निराश्रित महिलाओं का जो आश्रम है और उसमें उनका जो कार्यक्रम चल रहा है और अब करीब 1 घंटे उनका यहाँ कार्यक्रम है और उसके बाद उनकी दिल्ली रवानगी हो जाएगी। साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद करीब आधे घंटा 45 मिनट तक उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना में अपना वक्त बिताया और उसके बाद अब उनका काफिला वापस कृष्णा कुटीर आ गया है। कृष्णा कुटीर के सामने ही हेलीपैड बना है और यहीं से उनकी रवानगी बांके बिहारी मंदिर हुई थी और अब वो निराश्रित महिलाओं के साथ यहाँ भोजन करेंगे। और इसके साथ ही सूचना ये भी है कि तमाम जो महिलाओं ने अपने खाली समय में तमाम जो कहा जाए उनकी जो क्रिएटिव काम किए हैं, तमाम जो प्रोजेक्ट चलते हैं अंदर जो इस आश्रम में, उसकी वो समीक्षा करेंगे, उसको देखेंगे और उनसे वार्ता करेंगे और उसके बाद उनका यहाँ से सीधे दिल्ली उनकी रवानगी है। शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के सड़क सत्याग्रह की, अग्निपथ के विरोध की। देखिए, एक और अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा, उसमें इस पर सियासत भी खूब हो रही है और इसी को लेकर कांग्रेस आज अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दोपहर 1 बजे तक यूपी, उत्तराखंड समेत देश भर में सेना भर्ती में नई योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और योजना का विरोध किया जाएगा। देश भर में हर विधानसभा क्षेत्र के भीतर कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है, जिसमें पार्टी के सांसद होंगे, विधायकों की मौजूदगी होगी और इनसे लेकर के संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ और रामपुर में तगड़ा झटका लगा है। गढ़ कही जाने वाली दोनों सीटें अखिलेश ने गंवा दी। दोनों सीटें हारने के बाद अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। मीडिया के सामने उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन ट्वीट के जरिए उन्होंने भाजपा पर हार का ठीकरा जरूर फोड़ दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश से उपचुनाव में कहां भूल हो गई। लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने यूपी की सियासत में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में अखिलेश ने न सिर्फ प्रचार से दूरी बनाई, बल्कि पूरे चुनाव के दौरान वो आजम खान के साथ भी नजर नहीं आए। लिहाजा दोनों ही सीटें सपा के हाथ से निकल गई। जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो कन्नी काट कर निकल गए। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो नतीजे आए हैं उस पर कुछ कहेंगे सर? अखिलेश जी, जो 2 नतीजे आए हैं उस पर कुछ कहेंगे अखिलेश जी? अखिलेश ने हार पर मीडिया के सवालों का जवाब भले ही ना दिया हो, लेकिन ट्वीट के जरिए भाजपा पर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन,
मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी हुई सरकार को तोड़ना, ये है आजादी के अमृत काल का कड़वा सच। यूपी की राजनीति में सालों से मुलायम परिवार का दबदबा रहा है और ऐसे में जब दोनों ही सीटों पर लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ तो माना जा रहा था कि भाजपा भले ही चुनौती देने की कोशिश करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इन दोनों ही गढ़ों को बचाने में कामयाब रही। लेकिन अखिलेश न रामपुर और न ही अपने गढ़ आजमगढ़ गए। आजम अखिलेश साथ नजर नहीं आए। एमवाई समीकरण भी टूटा। दोनों सीटों पर कम वोटिंग भी सपा की हार की वजह बनी। नवाबों पर आजम के बयान से भी मुसलमान नाराज हुए। अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस भी हार की वजह बना। आजमगढ़ में बसपा के उम्मीदवार की वजह से भी हार हुई। नहीं, वो कोई वजह नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितनी क्षमता थी उस क्षमता से उन्होंने चुनाव को व्यवस्थित किया, मैनेज किया, सुपरवाइज किया। अब वो उनका अपना परंपरा है बाई इलेक्शन में न जाने की, तो मैं भाई होने के नाते मैं तो ये नहीं कि चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्यादाएं और परंपराओं को तोड़ के वो भाई की वजह से आए। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं के साथ दिल्ली में हैं और ऐसे में वो 2024 के लिए क्या संदेश देंगे, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। क्योंकि उपचुनाव में हार से समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के लिए भविष्य की राहें अब आसान नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।